नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरवाजे की घंटी इतनी ज़ोर से बजी कि क्षण भर को हम सभी सहम गए। मैं समझ गई कि पारुल आई है और खूब भरी हुई है। दरवाज़ा खुलते ही वह घर में दाखिल हुई, पर रोज की तरह दंदनाती हुई कमरे में गुम नहीं हुई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज़ में पूछा, आपने नीलम के यहाँ फ़ोन किया था? हाँ, किया था। और सोनल के यहाँ भी? मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। क्यों? अब इस क्यों का कोई जवाब दे। इस तरह शहर भर में मुनादी करवाने की क्या ज़रूरत थी? अब इस सिरफिरी लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लौटती तो घबराहट होती है। फिर उसकी मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमाना भी पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा यहाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कड़कड़ाती आवाज़ में कहा। पापा घर पर रहें या ना रहें, मेरे लिए शहर भर के फ़ोन खड़खड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हक नहीं है। आइंदा ख्याल रखें, उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। गुस्से से, अपमान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया। मुझे मालूम था कि लक्ष्मी, रामधन बड़ी उत्सुकता से यह सारा प्रसंग देख रहे हैं। उत्तेजना से उनकी आंखें जैसे फटी जा रही है। वे शायद रात से ही घात लगाए बैठे थे कि अब कुछ अभूतपूर्व होकर रहेगा। एक तो सौतेली माँ का ठप्पा और दूसरी बिटिया का ऐसा घनघोर अपराध। पर मैंने उन्हें निराश ही किया। मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहती थी, पर एकदम चुप्पी लगा लेना भी शायद मेरे हक में अच्छा ना होता। वे लोग इसे कमजोरी ही समझते। इसीलिए बेजारी की मुद्रा बनाकर मैंने कहा, घर में कोई बड़ा बूढ़ा न रहे तो ऐसा ही होता है। बच्चों को न बोलने की तमीज़ आती है और न रहने का ढंग। अरे बड़ी बूढ़ी थी तो उनकी कौन सुनवाई होती? रामधन बोला। अम्मा जी बेचारी खुद डरी डरी सी रहती। आया ने माल लड़ियाकर मूड पे बिठा लिया था। कुछ कसर थी तो बोर्डिंग में पूरी हो गई। चलो तुम सब्जी छौंको और कुछ नाश्ता पानी चाहिए हो तो पूछ लो। इन बातों का कोई अंत ही नहीं है। मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई। सारा दिन मेरी आंखों के सामने उसका वह तमतमाया चेहरा घूमता रहा। कैसा तो सुंदर रूप पाया है, पर गुस्से में कितनी विकृत हो जाता है। इस लड़की से कैसे पार पाया जाएगा? एक सुव्यवस्थित भविष्य के लालच में मैंने यह कैसा अनचाहा बोझ उठा लिया है। अनचाहा कहना तो गलत होगा। उस समय तो कितनी ललक थी, कितना उत्साह था, पर अब। डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, पहले से आगाह कर दिया था। रजनी जी, मेरे घर में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है। ईश्वर की कृपा से सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद है। पर हाँ, घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में एक समस्या है। बोलती है तो पत्थर सा मारती है। अब तक तो हॉस्टल में थी, इसीलिए आचार व्यवहार का कोई ढंग मैं उसे सिखा नहीं पाया हूँ।
हाई स्कूल करने के बाद अब मैं उसे घर पर ले आया हूँ। सोचा था कल को उसे शादी करके फिर दूर जाना ही है। कुछ दिन तो बाप के पास रहे, कुछ तो मन के उतार जुड़े, पर बड़ा मुश्किल लग रहा है। बल्कि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि उस उज्जड़ को ब्याहेगा कौन। अगर कोई माई का लाल दहेज के लालच में ले भी गया तो 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर छोड़ जाएगा। इसीलिए पत्नी की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया है। सोचता हूँ घर में सौतेली ही सही, माँ आएगी तो एक वातावरण बनेगा, कुछ संस्कार जगेंगे। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह शादी मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। सच है, डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिति की भयावहता की कल्पना नहीं कर पाई थी। बल्कि मैंने तो यह रिश्ता एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। 35 वर्ष की आयु में मुझे 17 साल की लड़की की माँ बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब लगता है उस 17 वर्षीय आफत को देखे बिना ही यह चुनौती स्वीकार करना मूर्खता थी, पागलपन था। मेरी और पारुल की पहली मुलाकात ही बड़ी लोमहर्षक थी। बिटिया को उसकी सहेली के यहाँ छोड़कर डॉक्टर केवल 1 दिन के लिए इंदौर आए थे। हमारी शादी ही बहुत सादे समारोह में संपन्न हुई। भोजन का आयोजन भी लंबा चौड़ा नहीं था। भैया ने केवल कुछ चुनिंदा दोस्तों और परिजनों को ही बुलाया था। फिर भी रात के 11 बज ही गए। भाभी उतनी रात को विदा करने के लिए तैयार नहीं थी, पर इनकी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। कोई बारात की विदाई तो थी नहीं। हम दोनों ही कार में बैठकर चले तो 4 बजते बजते घर पहुंच गए। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए बंदर वार सजे होंगे या किसी ने अल्पना डाली होगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि शहनाई की मंगल ध्वनि मेरे स्वागत करेगी या कि ढोलक की थाप से पूरा मोहल्ला गूंजयमान होगा। हम लोगों की शादी तो एक अनुबंध मात्र थी। भैया भाभी ने उसे एक उत्सव का रूप दे दिया था। इस घर में वो उत्सव नहीं होगा, यह मुझे मालूम था। फिर भी मुंह अंधेरे अपने ही हाथों से ताला खोलकर घर में दाखिल होते मन बुझ सा गया। वेलकम होम, उन्होंने औपचारिकता बरती। थैंक यू, मैंने शिष्टाचार निभाया। थोड़ा सा मुस्कान दी ताकि मेरी हताश जाहिर न हो। थक गई हो ना, अभी आराम कर लो। इतनी रात में घर क्या देखोगी? जी हाँ, अभी तो अपना कमरा ही दिखा दीजिए। कमरे में जाते ही मन प्रसन्न हो गया। लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नए सिरे से सजाया गया है। डोर मैट से लेकर बाथरूम में रखे टॉवल तक सब कुछ नए से थे, नया भी और ताज़ा भी। मन के किसी कोने में जो एक कांटा सा था कि मैं किसी की बासी गृहस्थी सजाने जा रही हूँ, वह कसमकस एकदम दूर हो गई। वॉश लेकर बाहर आई तो देखा ये कॉफ़ी लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू, मैंने मग उठाते हुए कहा, पर यह धन्यवाद निरी औपचारिकता नहीं थी। मैंने हृदय से उनका आभार माना था। इस समय सचमुच कुछ पीने का मन हो रहा था, पर घर में कोई था ही नहीं जो अनुरोध करता। अपने आप बनाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सचमुच कृतज्ञ थी कि मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा। मैं तो सोच रही थी
कि अब तो सुबह होने को है, सोकर क्या होगा। पर कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और ये तैयार हो चुके थे। आज छुट्टी नहीं लेंगे? मैंने कातर स्वर में पूछा। जल्दी लौट आऊँगा, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया। आओ नाश्ता कर लेते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। नाश्ते की मेज पर ही रामधन से मुलाकात हुई। उसी ने फिर लक्ष्मी से मेरा परिचय करवाया। ये मेरी गृहस्थी के 2 आधार स्तंभ हैं, इन्होंने परिहास में कहा। पर मुझे तो तीसरे की तलाश थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, पूछ ही लिया। बिटिया से नहीं मिलवाएंगे? क्षण भर को उनके चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। वह शायद बेबी तो सवेरे ही लौट आई हैं, रामधन ने सूचना दी बुलावे का। नहीं नहीं, रहने दो, हम ही चले जाएंगे, इन्होंने तुरंत कहा और इतनी फुर्ती से खड़े हो गए मानो पल भर भी देर की तो रामधन बिटिया को बुला लाएगा। आओ, इन्होंने कहा और मैं घिसटती सी उनके पीछे चल दी। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या मैं इस योग्य भी नहीं को कोई उत्सुकता से झांकी ले? मिलने के लिए ठेठ कमरे में ही जाना पड़ेगा। पिछले बरामदे से सटा हुआ सबसे आखिरी कमरा उसका था। दरवाज़ा बंद था और भीतर माइकल जैक्सन चीख रहा था। इन्होंने नॉक किया। खुला हुआ है, अंदर से कर्कश आवाज़ आई। दरवाज़ा ठेलकर हम दोनों भीतर गए। बिस्तर पर औंधी लेटी वह कोई पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखते ही जींस में कसी उसकी टांगों का हवाई नृत्य थम गया। ओह पापा, आप हैं? मैं समझी रामधन होगा। इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट को बंद किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, निक्की, मेरा मतलब है इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी है। ओह आई सी। बस इससे ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपनी पोज तक नहीं बदली। इन्हें भी बुरा लगा, एकदम चीखे, निक्की यह क्या है? ढंग से उठकर बात नहीं कर सकती तुम? वह एकदम उछलकर खड़ी हो गई, अपने छोटे छोटे बालों को गर्दन के एक झटके के साथ पीछे फेरते हुए बोली, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है पिताश्री। लीजिए। मैं खड़ी हो गई। अब अगर आप चाहेंगी तो मैं माताश्री के चरण वंदन भी कर सकती हूँ। गुस्से से इनका चेहरा तमतमा उठा। मुझे डर हुआ कि कहीं ये बेटी को एक झापड़ भी रसीद न कर दे। मैंने अपनी दोनों हथेलियों में उनका दाहिना हाथ थाम लिया। सोचा मेरे स्नेह से, उत्ताप से उनकी उत्तेजना कुछ कम होगी। चलिए। मैंने मनुहार की और इन्हें उसी तरह थामकर बाहर ले आई। बाहर आकर देखा लक्ष्मी और रामधन दोनों कमरे की ओर कान लगाए बैठे हैं। उन्हें जरूर ही निराशा हुई होगी। एक बात का यकीन जरूर आ गया कि इस घर में अगर कभी कोई नाटक हुआ तो दर्शकों का अभाव नहीं होगा। अपने कमरे की सुरक्षित चारदीवारी में आकर मैंने खुलकर सांस ली। इतनी देर से दम जैसे घुट रहा था, लेकिन ये अब भी गुस्से में थर थर काँप रहे थे। प्लीज़ रिलैक्स, मैंने इनके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। अपरिचय की सारी दीवारें संवेदना के उस प्रवाह में बह गए। कुछ क्षण बाद ये भी नॉर्मल होने लगे। सॉरी रजनी, इन्होंने भर्राई आवाज़ में कहा। फॉरगेट इट, मैंने इन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। विश्वास कीजिए, मैंने किसी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। आप जरा उस लड़की की ओर से तो सोच कर देखिए। आप एक अनजान औरत को एकदम उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं
और कहते हैं यह तुम्हारी माँ है। बताइए, और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वह तमीज़ से पेश आए, उसकी प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देखिए, बच्चे के मन में माँ की एक तस्वीर होती है। वह हर किसी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन निक्की को तो आप अपनी माँ याद भी नहीं है। कुल जमा 2 साल ही तो थी वह। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने माँ के चित्र तो देखे होंगे। उसी के सहारे उसकी कल्पना ने एक तस्वीर बनाई होगी। क्या पता वह मन ही मन उस तस्वीर को पूजती होगी। आप उससे यह आशा तो नहीं रख सकते कि वह मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा, सारा आदर मुझे दे दे। इसमें समय लगेगा, बल्कि मेरा तो यह आग्रह भी नहीं है कि वह मुझे मम्मी भी कहे। उसके अंतर्मन से जो संबोधन निकलेगा, मेरे लिए वही स्वीकार्य होगा। ये चुप ही बने रहें। सुनिए, मैंने अनुनय भरे स्वर में कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? इन्होंने प्रश्नार्थक नज़रों से मुझे देखा। आप निक्की को मेरे सामने या मेरे लिए डांटेंगे नहीं। वह मेरे साथ कैसे भी पेश आए, आप कुछ नहीं कहेंगे। यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। आप बीच में पड़ेंगे तो मैं यह बाजी निश्चित ही हार जाऊंगी। इसीलिए प्लीज़। बड़ी देर बाद इन्होंने कहा और उठकर ड्यूटी पर चले गए। कितनी दिलेरी से मैंने यह चुनौती स्वीकार की थी, किस बहादुरी से ऐलान किया था कि यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। पर अब लग रहा है कि यह बड़बोलापन मुझे महंगा पड़ रहा है। यह जंग जीतना उतना आसान नहीं। यह लड़की तो मुझे परछाई भी नहीं छूने देती। इस उठापटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे हैं। मैंने एक संकल्प लिया था, घर का वातावरण जब तक सहज और सामान्य नहीं हो जाता, तब तक हम न तो किसी रिश्तेदार को आमंत्रित करेंगे, न स्वयं कहीं जाएंगे। जब भी जाना होगा तीनों साथ जाएंगे। रिश्तेदारों का तो वैसे भी कोई खतरा नहीं था। माँ जी की मृत्यु के बाद मेहमानों का सिलसिला वैसे भी थम गया था। खाली घर में दीवारों से सिर फोड़ने कौन आता? इन्हें भी किसी के यहाँ जाने का या बुलाने का चाव नहीं रह गया था। पर कहीं बाहर जाने के लिए वे अकुल हो उठे थे। घर में हमेशा एक अव्यक्त तनाव बना रहता, जिससे इनका मन घर से भागने को होता था। यूँ तो बिटिया रानी हमारी किसी बात में दखल नहीं देती थी, पर उसकी यह उपेक्षा ही मन पर बोझ बन जाती थी। पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था। हम लोग कहीं पिक्चर या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराध बोझ से ग्रस्त हो उठा। शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। निक्की को क्या हर बार सहेली के यहाँ भेजा जा सकता था? उसे ही यह क्या अच्छा लगता होगा? घर पर उसे नौकरों के भरोसे छोड़ना भी तो संभव नहीं था। लोग बाल मखौल नहीं उड़ाएंगे। तुम हर बार उसकी बात बीच में क्यों ले आती हो? ये झल्लाते। लेकिन उसे एकदम नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता, मैं समझाती। आखिर एक दिन मैंने कह ही डाला, आप ही ने तो कहा था कि यह शादी आप सिर्फ बिटिया के लिए कर रहे हैं। हाँ कहा था, ये चीखे। तो क्या इसी की सज़ा दे रही हो तुम मुझे? और फिर 2 दिन तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे। इन्हें इस तरह नाराज़ करके, जिसे मनाने का मैं प्रयास कर रही थी, वह मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मेरा हर प्रयास वह विफल कर रही थी। गृह प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आँख खुल गई। श्रीमान जी गहरे नींद में सो रहे थे।
सोचा अपने लिए फर्स्ट क्लास चाय बना ली जाए। कल का पूरा दिन मानसिक ऊहापोह में और औपचारिकताओं में ही बीत गया। एक बार भी चाय का मज़ा नहीं आया। रसोई में जाते हुए देखा निक्की के कमरे की लाइट जल रही है। सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है। उसके पिताजी भी साथ में नहीं है। मैंने फटाफट 2 कप चाय बनाई और दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। निक्की। दरवाज़ा इस तेज़ी के साथ खुला कि मैं सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। फिर संभलते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी जाए। मेरा नाम पारुल है। पापा श्री ने शायद आपको बताया नहीं। ओह सॉरी। अपमान से उस घूंट को किसी तरह पीते हुए मैंने कहा, अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? आज तुम्हारी पसंद का ही नाश्ता बनाते हैं। मेरी चिंता रहने दे, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मेरा नाश्ता रामधन बना देगा। आप तो जिनकी सेवा के लिए आई हैं उन्हीं का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी। मन हुआ कह दूं पगली, मैं तो तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ। तेरे पापा मुझे तेरे लिए ब्याह कर लाए हैं। पर वह जिस तरह काट खाने को दौड़ रही थी, वहाँ ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए गुंजाइश ही कहाँ थी। इसके बाद मैंने उससे जब भी पुकारा या जब भी उसका उल्लेख किया, पारुल कहकर ही किया। इन्होंने 1-2 बार कहा भी, अरे मैं तो भूल ही गया था कि इसका नाम पारुल है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, इसीलिए तो मैंने ठान लिया है कि उसका असली नाम ही चलाऊंगी। इतना प्यारा नाम है और आपकी देखा देखी सब उसे निक्की कहे चले जाते हैं। कोई बच्ची है अब। चाय वाले प्रसंग की करवाहट भूलने में मुझे 2-4 दिन लगे। उसके बाद मैं फिर कमर कस ली। उसकी अनुपस्थिति में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया। वह ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। उसे तरतीब देने की कोशिश में मेरे पूरे 3 घंटे खर्च हुए। मैंने पहले तो उसका बिस्तर ठीक किया, पलंग की चादर बदली, फिर खिड़कियों के पर्दे बदले, यहाँ वहाँ बिखेरे कपड़ों को समेटा, धुले धुलाए कपड़ों को अलग किया, मेज पर फैली हुई किताब कॉपियों को करीने में जमाया, ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ किया, शीशियों के ढक्कन को यथास्थान रखा, स्टूल पर कैसेट के ढेर को स्टैंड में फिट किया, बाथरूम में नई साबुनदानियाँ रखी, गीले तौलियों को सूखने के लिए फैलाया। बस इतना सब करने के बाद लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की आज्ञा देकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। थक तो गई थी मैं, पर मन प्रसन्न था। सोचा पारुल भी देखेगी तो उसका जी खुश हो जाएगा। मुँह से चाहे कुछ भी न कहे, मन ही मन एहसास तो होगा कि माँ भी कोई चीज़ होती है। ठीक 4 बजे उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई और मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं किस अव्यक्त अनुभूति से मेरा हृदय धड़कने लगा। रोज की तरह वह सीधे अपने कमरे में गई और दूसरे ही क्षण वह मेरे सामने थी। धन्यवाद, उसने कहा, पर उसकी आंखें और उसका स्वर उस धन्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे थे। आपने मेरे कबाड़ खाने को कमरे की शक्ल देने की कोशिश की, इसके लिए आभारी हूँ, पर भविष्य में यह कृपा दृष्टि न कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वह उल्टे पांव कमरे में लौट गई। क्षोभ और अपमान से सुलगती हुई मैं पता नहीं कब तक वहीं बैठी रही। अपमान की यह आवृत्ति तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस दिन घर में कथा थी।
रामधन का ही आग्रह था कि शादी के उपलक्ष्य में और कुछ नहीं तो एक कथा ही हो जाए। उसने खुद बोल रखा था कि साहब का घर बस जाएगा तो कथा करवाऊंगा। उसके संकल्प का मान तो रखना ही था। बड़े उत्साह से मैंने सारी तैयारियां की। इस घर में हालांकि कोई वातावरण नहीं था, पर माँ के यहाँ तो नित्य पूजा पाठ की परंपरा थी। सुबह शाम ठाकुर जी की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की महक से सारा घर सुवासित हो जाता था। मंत्रोच्चार से एक मंगलमय पवित्र वातावरण की दृष्टि होती थी। अपने उस परिवेश को उस दिन के लिए मैंने इस घर में भी जीवित कर दिया। बड़े मनोयोग से पूजा स्थल को सजाया संवारा, सुंदर अल्पना से अलंकृत किया। माँ जी की अलमारी से पूजा के सारे उपकरण निकालकर उन्हें चमकाया। बड़े उत्साह से प्रसाद बनाया। विधि विधान से पूजा हुई, कथा बाँची गई और जब आरती का समय आया, पता नहीं क्यों मुझे दुर्बुद्धित हुई और मैंने लक्ष्मी से कहा, बिटिया को आवाज़ दे दो, आरती हो रही है। बिटिया रानी कमरे में अवतीर्ण हुई। जीन्स और लूजर उसकी रोज की पोशाक, पर पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने जरा संकोच हो आया और जब आरती लेने का समय आया तो मुझसे नहीं रहा गया। बेटे, जूते पहनकर आरती नहीं लेते। बस एक कदम पलट कर चली गई। न आरती ली न प्रसाद लिया। मन एकदम खराब हो गया। मेरे ही अनुरोध पर इन्होंने अपने एक दो मित्रों को सपरिवार खाने को बुला लिया था। सोचा था जरा उत्सव का वातावरण हो जाएगा, पर उल्टे मातमी सन्नाटा सा छा गया। अजीब सा आलम था। मैं उस पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल देने को बेचैन थी। अपनी ममता का आंचल फैलाए बैठी थी, लेकिन वह 16-17 साल की लड़की को गोद में लेकर दुलराया तो नहीं जा सकता। उससे तो दोस्ती ही की जा सकती है, पर जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने निर्ममता से झटक दिया। जब जब प्यार से उसे समझाना चाहा, बिच्छू सा डंक मारने उसने मुझे आहत कर दिया। और कल रात तो हद ही हो गई। महारानी सुबह 8 बजे जो कॉलेज गई तो रात तक लौटी ही नहीं। ये सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी जो चिंता से जान सूख गई। रामधन से कहा कि आस पड़ोस में कोई सहेली रहती हो तो पता कर लो, पर उसने साफ मना कर दिया। बोला बेबी गुस्साती हैं। उसने तो फ़ोन करने से भी मना किया था, पर मेरा मन नहीं माना और मैंने मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमा दिया। 2 जगह से कुछ पता नहीं चला, पर तीसरी ने बताया कि शायद मैच खेलने गई है। आप इस नंबर पर पता कर लें। नीलम के यहाँ उसकी मम्मी मिली। उन्होंने बताया कि लड़कियाँ खेलने गई हैं, लौटने में देरी हो सकती है। चिंता की कोई बात नहीं, उनका कोच साथ में है। अगर बहुत रात को लौटेगी तो पारुल को वे अपने यहाँ सुला लेंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फ़ोन रख दिया। संकोच के मारे यह नहीं पूछा कि क्या खेलने गई है और कहाँ गई है। एक माँ को इतना तो मालूम होना चाहिए। वैसे इतने दिनों में मैं यह तो जान गई थी कि पारुल टेबल टेनिस खेलती है और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। जानकर सचमुच खुशी हुई थी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आपको बिना पूछे हर कहीं जाने की आज़ादी मिल गई है। अगर कार्यक्रम ऐन वक्त पर तय हुआ तब भी फ़ोन तो किया जा सकता है। रात मैंने कैसे काटी मैं जानती हूँ। डॉक्टर घर पर नहीं थे, नहीं तो मैं
इतनी रात उसे घर पर ले आती और सारे आदर्शों को ताक पर रखकर खूब खरी खोटी सुनाती। सोचा तो यही था कि सुबह जैसे ही वह घर में दाखिल होगी उसी खूब आड़े हाथों लूँगी, लेकिन यह तो हुआ ही नहीं। उल्टे वह मुझ पर बरस कर चली गई और मैं बस चुपचाप सुनती रही। रात को तो ये दिल्ली से लौटे तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया, पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उल्टे बड़े लापरवाह ढंग से बोले, हाँ, नीलम के यहाँ रह गई होगी, उसकी बड़ी पक्की सहेली है। मुझे बहुत ताव आया। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो रात भर जागती रही, दिन भर सुलगती रही। जिनकी बेटी है उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। फिर अपने पर ही शर्म हो आई। बेटी क्या सिर्फ उन्हीं की है? मैं तो डॉक्टर कुमार को उनके पूरे परिवेश के साथ स्वीकार किया है। फिर क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? बाप की नज़रें जिन्हें पकड़ नहीं पाती, माँ की नज़रें क्या उन खतरों से गाफिल रह सकती है? सुबह फिर मैंने एक निश्चय कर लिया था। पतिदेव को रोज़ की तरह चाय नाश्ता देकर हॉस्पिटल भेज देने के बाद मैं फुर्सत में थी। पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मी अभी आई नहीं थी। रामधन रसोई में अंडा फेंट रहा था। मैंने एक लंबी लिस्ट और पैसे पकड़ाते हुए उससे कहा, काका, ज़रा बाज़ार का चक्कर लगाना होगा। तुम्हारे साहब लंबी चौड़ी फरमाइश कर गए हैं। अरे, उनको फरमान का मौका तो अब लगा है। अब तक तो जो कच्ची पक्की बन गई सो खा लेते थे। वही तो सोचती हूँ कुछ तो उनकी पसंद का बना दूँ। आप झटपट सामान ला दो। अबे हॉल जाता है, बिटिया का नाश्ता बना दे। वह तो मैं बना दूँगी, कहकर मैंने तुरंत गैस जला दिया। अब अंडे का कटोरा मेरे हवाले करने के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं रहा। बेचारा चुपचाप झोला उठाकर चला गया। अब मैदान साफ था। धावा बोलने का यही सुनहरा मौका था। मत चूके चौहान, मैंने अपने आप को कहा और इष्ट देव का जाप करते हुए दरवाजे पर नॉक किया। खुला है, वह हमेशा की तरह चीखी। नाश्ते की सजी हुई ट्रे लेकर मैं कमरे में प्रवेश किया। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब देखते ही चौंक पड़ी। आप? हाँ। नाश्ते की ट्रे छोटी टेबल पर रखते हुए मैंने सहज स्वर में कहा, रामधर जरा ज़रूरी काम से बाजार गया है। मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश की है, देखना ज़रा ठीक से बना तो है ना? बहुत तुनक कर बोली, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मुझे याद है, मैंने उसे टोकते हुए कहा। पर वो क्या है बिटिया रानी कि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे पापा मुझे ब्याह कर लाए हैं। इस रिश्ते से अब घर के हर कमरे पर मेरा हक हो जाता है और घर के हर सदस्य की भूख प्यास देखना मेरा फ़र्ज बन जाता है। वह चकित थी। मुझे आतंकित करने का उसका प्रयास व्यर्थ हो गया था। चीख कर बोली, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बताती हूँ, मैंने इत्मीनान से पलंग पर बैठते हुए कहा, क्योंकि जो बात मैं कहने के लिए आई हूँ उसे कहे बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे कमरे में आना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे शांति से सुन लो, ताकि तुम्हें भी जल्दी छुटकारा मिले और मैं भी अपना काम देखूं। क्षोभ, आश्चर्य और हताश से मिले जुले भाव चेहरे पर लिए वह सामने वाली कुर्सी पर धम से बैठ गई। बोलिए। यह हुई ना बात, तो अब सुनो। कल तुम गुस्से में थी। मैं भी नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाना हो या आने में देरी की संभावना हो, घर पर बता कर जाया करो। अगर समय पर प्रोग्राम बने तो फ़ोन कर दिया करो। परसों वाला किस्सा दोबारा रिपीट न हो।
या आपका हुक्म है, ऐसा ही समझ लो। मैं ऐसे हुक्म मानने की आदी नहीं हूँ। मानना पड़ता है पारुल। तुम तो हॉस्टल में रह चुकी हो, जानती हो वहाँ भी एक डिसिप्लिन होता है। फिर यह तो घर है। घर है तभी तो। यहाँ तो आज़ादी से रहने दीजिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता बेटे। घर में तो अनुशासन बेहद ज़रूरी है। हॉस्टल में तो एक वार्डन होता है, परंतु घर में तो हम स्वयं ही अपने नियामक होते हैं। क्यों? घर में आप हैं तो। उसने चिढ़कर कहा, आप तो घर को जेल बनाकर रख देंगी। जेल? और क्या, कौन सी कसर छोड़ी है आपने? जेल से भागे हुए कैदी की तरह ही तो मेरा पीछा किया है। पता नहीं कितनों को फ़ोन किया था उस रात। इससे तो अच्छा था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देती। उफ़, मुझे तो अपनी फ्रेंड के सामने आंखें उठाते शर्म आ रही थी। कहते कहते सचमुच वह रुआसी हो आई थी। कमाल है पारुल, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही है कि हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुम्हारा पता ठिकाना जानने की कोशिश की। अगर हम तुम्हारी ओर से लापरवाह होकर बैठ जाएं तो तुम्हें अच्छा लगता? इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती? नहीं बेटे, इससे इज्जत बढ़ती नहीं है, घटती है। शर्म की बात यह नहीं है कि घर पर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। शर्म की बात तब होती जब तुम दिन भर गायब रहती और कोई तुम्हें तलाश न करता। तुम इतनी फालतू नहीं हो पारुल, तुम इस घर की लाडली बिटिया हो। अच्छा, खैर अब नाश्ता कर लो। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी, वहाँ तो सब चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों, ये थी मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव। आगे की कहानी जल्दी ही लेके आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।